नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको क्लास 10th का है जो 9 चैप्टर पढ़ाऊँगा। हमारे चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब जो हमने 8वां चैप्टर जो पढ़ा था उसी की कुछ अनुप्रयोग है कि हम उसको रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये चैप्टर करने के लिए आपको कुछ बातें हैं जो याद होनी चाहिए। एक तो ज़्यादा भी नहीं ना, तो आपके 5 से 10 मान है जो आपको याद होने चाहिए। एक तो साइन 30 का मान आपको याद होना चाहिए। मैं आपको याद करवा देता हूँ। सबसे पहले आप 10 के याद करो। 10 की थोड़ी सिंपल, 10 के याद करो। देखो, 10 30 का मान होगा 1/√3। देखो, ये आपको बहुत ज़रूरी है याद होना, ठीक है। अगर आपको ये याद है तो आप आराम से कर लोगे। 10 30 का मान √3, या फिर जिसके याद नहीं है तो मैं त्रिभुज से निकालना भी बताऊँ, आप त्रिभुज से निकाल भी सकते हैं। 10 30 का मान है √3। 10 45 का मान आपको ये तो याद हो जाना चाहिए। 10 45 का मान होगा 1, ठीक है। और 10 60 का मान होगा √3। ये आपको 3 तो याद होने ही चाहिए। इस चैप्टर को करने के लिए ये 3 मान आपको याद होने चाहिए। ये तो होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा यूज होगा। वैसे साइन 30 का मान होगा 1/2। साइन 30 का मान होगा 1/2। साइन 45 का मान होगा 1/√2। ऐसे कोस 45 का मान होगा, बराबर होता है ना, 1/√2, ठीक है। साइन 60 का मान होगा √3/2। देखो याद करो, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2। बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, देख रहे हो आप, बढ़ रहा है। ऐसे ही है जो ये उल्टा हो जाता है। कोस 60 का मान हो जाता है, सॉरी, कोस 30 का मान हो जाता है, कोस 30 का मान हो जाता है √3/2, और कोस 60 का मान हो जाएगा 1/2। ये आपको 9 मान तो आपको याद होनी चाहिए। या फिर आपको याद नहीं है तो आप ट्राइंगल से निकाल लेंगे। ट्राइंगल मैंने आपको बता रखे हैं। ट्राइंगल का भी आपको मैं रिपीट करवा देता हूँ दोबारा। बाकी हम डायरेक्ट भी करेंगे। देखो, कई क्वेश्चंस को आपको बहुत सिंपल सिंपल तरीके बताऊंगा। एक तरीके, दो तरीके, 3 तरीके तक के बताऊंगा आपको। देखो, ये 45 है, ये 1 है, ये 1 है, ये √2 है। 45 के सारे मान आप इससे निकाल सकते हो, वो आपको याद होगा। ये फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, आपको याद होगा, ठीक है। अब देखो, और ऐसे ही है जो हमारे पास होगा 60 के लिए और 30 के लिए। 60 के लिए मैं क्या बताया था, ये 30 है, तो 30 की तरफ आप √3 रखो। 3 3 ये देखो, याद रखने के लिए। ये 60 है, यहाँ रखो 1, और ये 90 है, उसके जस्ट सामने रखो 2, यानी कि करंट रखो 2। इससे 30 के और 60 के सारे मान निकाल लो, इससे 45 के सारे मान निकाल लो। ये आपको याद होना चाहिए। ये सारे आप कोई भी मान निकाल सकते हो, या फिर आपको धीरे धीरे ये 9 मान याद हो जाने चाहिए। 1 2 3, ये 9 मान है जो आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगर आपको ये याद है तो आराम से इसके चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कर लें। नेक्स्ट देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या यूज आएगा। इनको आप 3 बार, 4 बार, 5 बार लिखकर है जो आप आराम से याद कर सकते हैं। कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है ये। देखो, एक जैसे कोई बिल्डिंग है, मीनार है। जैसे हमारे पास ये कोई बिल्डिंग है, ये मीनार है। कोई आदमी यहाँ से देख रहा है, ध्यान से देख, कोई आदमी यहाँ से देख रहा है। जो बातें आपको समझानी है, क्वेश्चन को समझने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें आना। देखो, ये कोई बिल्डिंग है, मीनार है, टावर है, खंबा है, कुछ भी है, दीवार है, कुछ भी है, उसको आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे तो ये आपकी ये वाली जो लाइन होगी ना, आंखों की जो समांतर चलती है, धरती के समांतर चलती है, और धरती के समांतर चलती है, उसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। याद हो जाना चाहिए, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा।
आप तो ये याद रखना कि जो क्षैतिज रेखा है वो धरती के समांतर चलती है, मतलब जो पृथ्वी होती है उसकी की समांतर चलती है, ठीक है, ये धरती के समांतर हो गई। अच्छा, ये वाली यहाँ पे देखो, जब मैं यहाँ पे कोई मान लो कोई भी वस्तु है, इसको देखना चाह रहा हूं, तो इस वाली लाइन को मैं क्या बोलूंगा? इस वाली लाइन को तो क्षैतिज रेखा बोलूंगा, इस वाली लाइन को बोलूंगा मैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा मतलब आंखों से देखने को दृष्टि बोलते हैं ना, हाँ, तो इसको बोल देंगे दृष्टि रेखा। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये देखो, जो आपकी जो क्षैतिज लाइन होगी और जो यहाँ पे दीवार खड़ी होगी, खंबा खड़ा होगा या मीनार खड़ी होगी, कुछ भी खड़ा होगा, यहाँ क्षैतिज रेखा और ये, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का आपको कोण देगा, क्वेश्चन में खुद देगा। इस वाले कोण को बोलते हैं यूनियन कोण। यूनियन कोण। यूनियन कोण। अब देखो, कोण आपके पास इस चैप्टर में दो प्रकार के होंगे, एक तो होगा यूनियन कोण। अब ये क्या होते हैं ये भी समझिए, और एक होगा अवनमन कोण। यूनियन कोण का मतलब होता है ऊपर की तरफ देखना, जैसा कि आपको इस शब्द से भी पता लग रहा होगा। यूनियन कोण का मतलब होता है ऊपर की तरफ देखना। जब आप नीचे होंगे, धरती पे होंगे और किसी चीज के ऊपर ऊपरी सिरे को देखोगे, तो वहां उस स्थिति में कौन सा कोण बनेगा? यूनियन कोण बनेगा। और जब आप देखो यहाँ पर ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई मान लो कुछ भी चीज है, जब इसके आप छत के ऊपर से देखोगे तो आपको दृष्टि है जो नीचे करनी पड़ेगी, तो आपकी जो दृष्टि लाइन है ना वो तो ये होगी, दृष्टि लाइन तो ये होगी ना। अब देखो, ये आपकी क्षैतिज लाइन होगी, ये क्षैतिज रेखा होगी। मैं क्या बताया था, जो क्षैतिज रेखा होती है वो हमारी धरती है, पृथ्वी है, उसके समांतर चलती है। तो ये यहाँ पर पृथ्वी होगी, जिसके ऊपर ये मीनार खड़ी है, ये पृथ्वी होगी, ये पृथ्वी होगी। तो यहाँ पे इसके समांतर है जो ये दृष्टि क्षैतिज लाइन चलेगी, और ये आपकी हो जाएगी दृष्टि, दृष्टि रेखा। भाई जिससे जिस लाइन से आप इस वस्तु को देख रहे हो तो ये दृष्टि रेखा हो जाएगी। अब जो ये वाला कोण होगा ना आपका, ये वाला कोण, ये होगा अवनमन कोण। अवनमन अवनमन कोण। इतनी बात समझ में आ गई? दोबारा देखो, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो वो होगा हमारा यूनियन कोण, ये हमारी दृष्टि रेखा होगी, ये हमारी क्षैतिज रेखा होगी। जब हम ऊपर से किसी चीज को, नीचे वाली चीज को देखेंगे तो क्षैतिज रेखा है जो पृथ्वी के समांतर होगी, ठीक है, दृष्टि रेखा हमारी ये होगी। और जो दृष्टि रेखा, यहाँ पे भी देखो, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनियन कोण। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन का मतलब भी होता है नीचे की तरफ देखना, ठीक है, नीचे की तरफ गिरना, नीचे की तरफ देखना। तो जो नीचे की तरफ जो वस्तु को देखोगे तो वो क्या बनेगा? अवनमन कोण। अब देखो, क्वेश्चन में चाहे आपको अवनमन कोण दे चाहे यूनियन कोण दे, आपको कोण वही लेना। जैसे अवनमन कोण आपको कोई क्वेश्चन में जैसे अवनमन कोण की बात कर रहा है और क्वेश्चन में आपको दे दिया कि अवनमन कोण उसका 60 है, या फिर आपको बोल दिया क्वेश्चन में कि यूनियन कोण उसका कितना है? 60 है। तो चाहे यूनियन कोण दे चाहे अवनमन कोण दे, आपको तो ये वाला कोण हमेशा 60 ही लेना है। अब आप बोलोगे सर कैसे? आपने 9th चैप्टर में पढ़ा होगा कि दो समांतर रेखा होती है, ये दो समांतर रेखा, ध्यान से देखना, ये दो समांतर रेखा है। यहां कोई तिर्यक रेखा जा रही है, तिर्यक रेखा जा रही है, ठीक, इधर देखो,
जब मैं किसी चीज को यहां से यहां तक देखूंगा, इस वस्तु से इस वस्तु को देखूंगा, ये क्षैतिज रेखा होगी, ये मेरी दृष्टि रेखा होगी, इसके बीच में ये बनेगा अवनमन, अवनमन कोण, अवनमन कोण। और जब मैं वस्तु है जो यहां पर है, देखो जब वस्तु यहां पर है, जब मैं यहां खड़ा हूं और वस्तु यहां पर है, तो जब मैं ऊपर की तरफ देखूंगा तो ये मेरी दृष्टि रेखा होगी, ये मेरी क्षैतिज रेखा होगी, और ये बनेगा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण होगा। अब आपने पढ़ा होगा ना, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है, क्योंकि ये देखो पृथ्वी के समांतर चल रही है, और ये मेरी, ये दृष्टि रेखा है, ये पृथ्वी है, तो ये दोनों समांतर हैं। और वैसे मैं बता रखा हूं कि जो क्षैतिज रेखा होती है वो पृथ्वी के समांतर होती है। अब देखो इस स्थिति में जब मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूं, ध्यान से समझना, जब मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूं तो इसके लिए दृष्टि रेखा ये हो गई ना, वो दृष्टि रेखा ये होगी और क्षैतिज रेखा ये होगी। अब देखो आपको क्या करना है कि अपने 9th में पढ़ा होगा कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण है जो समान होते हैं। एकांतर कोण मतलब ये देखो यहां जो जेड बनाते हैं, देखो तो जेड कौन सा बना रहा है, ये अवनमन और उन्नयन। तो मतलब चाहे क्वेश्चन में अवनमन दे और उन्नयन दे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। पढ़ा होगा ना, दो समांतर रेखाएं जब एक, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण है जो बराबर होते हैं। एकांतर कोण, इसका एकांतर कोण क्या हो गया, ये हो गया, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण है जो क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि एक तो आपको पता हो गया कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, क्षैतिज रेखा क्या होती है, एक क्वेश्चन में यूज करेगा तब आप कंफ्यूज ना हो, और दृष्टि रेखा क्या होती है। ठीक है, चाहे आपको उन्नयन कोण दे, अवनमन कोण दे, थीटा का मान हमेशा वही लेना है जो आपको दे रखा है, चाहे कुछ भी दे रखा हो, क्योंकि हमें पता है कि दोनों स्थिति में क्या होती है, बराबर होती है। बाकी आप दर्शाने के लिए जो फॉर्मूले में वो क्वेश्चन उसमें डायग्राम में दर्शाने के लिए आप अलग अलग यूज कर सकते हैं, पर हम एक करके ही मानेंगे। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 देखो भाई, इंग्लिश मीडियम वाले अपनी बुक खोलेंगे और उस क्वेश्चंस को समझेंगे इंग्लिश में। ठीक है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं दोनों क्वेश्चन है जो इंग्लिश में भी लिख दूं और हिंदी में भी लिख दूं और फिर आपको क्वेश्चंस भी करवा दूं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं एक ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, बाकी आप अपनी बुक में से देखेंगे और उस क्वेश्चन को समझेंगे, और मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ उसके बाद में ऐसा डायग्राम बनाएंगे, और बाकी का जो आगे का प्रोसेस है वो सेम ही है, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। आने लगा होगा आपको क्वेश्चन समझ में कि एक मतलब जो धरती है उसके ऊपर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है बिल्कुल सीधी खड़ी है, ऐसे नहीं खड़ी है, टेढ़ी उडी नहीं खड़ी है, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बना रही है धरती के साथ। धरती के साथ है जो 90 डिग्री का कोण बना रही है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की
ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। जैसा हमें बोल रखा है वैसा हम डायग्राम बना लेंगे ताकि क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ जाए। देखो ये मेरे पास धरती है, ये मेरे पास धरती है, ठीक है। अब इसमें बोल रखा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये मीनार हो गई ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। धरती के एक बिंदु से, कोई बिंदु मान लेता हूं मैं, ये धरती का कोई एक बिंदु है यहाँ पर, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये होता है भाई, समझ लो, चीजों को समझ लो। पाद बिंदु किसको बोलते हैं? शिखर बिंदु किसको बोलते हैं? ये मीनार है, मीनार का पाद बिंदु मतलब जहां से वो धरती पे दीवार वो मीनार खड़ी है ना, उसको हम बोलते हैं पाद बिंदु बोलते हैं, और शिखर बिंदु ये बोलते हैं। शिखर मतलब ऊपर चोटी वाला बिंदु, ठीक है। मीनार जो ये बिंदु है ना, ये बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस 15 मीटर है। इसमें ये दे रखा है, इतना समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। और देखो क्या बोल रखा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मेरा मीनार है, मीनार है, इसका शिखर ये हो गया, शिखर ये हो गया ना, ये मीनार है, इसका शिखर ये हो गया। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब ये दृष्टि रेखा हो गई, सीधी है भैया ना ये बिल्कुल। तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है यहाँ पे? 60 डिग्री बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। मीनार की ऊंचाई हमें, मतलब इसको h मान लेता हूं, ये ज्ञात करनी है। इसको मैं नाम रख दिया A, B और C। ध्यान से देखो, ऐसा ही हमने 8वें चैप्टर में पढ़ा था ना, ठीक है। इधर देखो, इसमें क्वेश्चन में देखो क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन में एक तो हमें, अगर ये थीटा है तो हमें ये निकालना है, यानी कि लंब इसका निकालना है। एक तो हमें निकालना है लंब, और ये देखो ये क्या दे रखा है, अगर ये थीटा है तो ये लंब हो जाएगा, ये 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ये कर्ण हो जाएगी, और ये मेरा आधार हो जाएगा। तो आपको ऐसा फॉर्मूला यूज, मतलब ऐसा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है जिसमें ये जो हमें निकालना है वो भी इंक्लूड हो जाए, और जो हमें दे रखा है वो भी इंक्लूड हो जाए। मतलब इसमें हमें ये निकालना है तो ये लंब हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया? आधार हो गया। तो ऐसा फॉर्मूला है आपके पास जिसमें लंब और आधार दोनों हो। देखो LAL बटा KA। अच्छा, इसमें लंब बटा कर्ण है, ये साइन का है, इसको यूज नहीं करेंगे। अगर हमारे पास ये पूछता ना, दृष्टि रेखा पूछता, तो हम इसको यूज करते, इसको भी जब यूज करते जब ये दे रखा होता, वो बात की बात। इधर देखो, ये हमारे पास कोस है, ये कोस का है, आधार दे रखा है, लेकिन हमें ये नहीं पूछ रखा, इसको भी यूज नहीं करेंगे। ये है लंब बटा आधार, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ये होता है टेन का फॉर्मूला, और टेन थीटा की जगह कितना जाएगा? 60। तो मैं यहां से बोल सकता हूँ, सोल्व देखो कैसे सोल्व करेंगे। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में क्या देखना है हमें कि टेन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखो, 60 डिग्री, सॉरी, टेन 60 बराबर हो जाएगा, टेन 60 बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब कितना है? AB बटा आधार कितना है? CB। टेन 60 का मान अभी मैं आपको बताया था, याद हो जानी चाहिए अब धीरे धीरे। टेन 30 का मान है 1 बटा √3, टेन 45 का मान है 1, टेन 60 का मान है √3। तो ये देखो टेन 60 का मान क्या, इसकी जगह क्या रख सकता हूं मैं? √3, ये हो गया √3। AB रख लो, या फिर आपने जो माना, अगर आप यहाँ लिखोगे कि माना मीनार की ऊंचाई, वो आप कर लेना है ना, मैं वो कर नहीं रहा। माना मीनार की ऊंचाई है जो h है, तो यहाँ पे हो जाएगा h बटा CB कितना दे रखा है? 15 मीटर। इसके नीचे 1 लगा लो,
अब क्या कर दूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुना कर दो और इसको इससे गुना कर दो। h को जब 1 से गुना करूंगा तो h और 15√3 और मीटर में दे रखा है तो मीटर आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। तो मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 15√3, 15√3। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिंपल था ये क्वेश्चन, छोटा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2, पोज करके उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 लिखना बहुत मुश्किल है, बाकी बस यही एग्जाम्पल करवाऊंगा, इसके बाद में बाकी के एग्जाम्पल है जो हम बाद में करेंगे। 7 एग्जाम्पल है भाई, 5 एग्जाम्पल मैं बाद में करवा दूंगा, एक एग्जाम्पल ये करवा देता हूँ। एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन लिख लेता हूँ एक बार तो। एक मिस्त्री, एक बिजली मिस्त्री आप क्वेश्चन वाली जगह को काट देंगे, आगे पहुंच जाएंगे, आपके पास क्वेश्चन होगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। चित्र आपको देखना है 9.5, ठीक है। यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। एक क्वेश्चन दिया होगा, इसमें देखो 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है कितनी होनी चाहिए, जिससे कि 36 से 60 के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु
कितनी दूरी पर सीडी के पाद बिंदु से होना चाहिए। √3 का मान लेना है 1.73। ठीक है, इधर देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहले तो मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं। देखो, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। तो ये मेरे पास खंबा है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। इसकी लंबाई कितनी है भाई? 5 मीटर। मैं दर्शा देता हूं कि यहां से लेकर यहां तक की लंबाई हमारे पास इसकी कितनी है? 5 मीटर है। खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे 5 मीटर खंबे की क्या करनी है? उसको मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से, खंबे का शिखर ये रहा, खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे, यानी कि 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। मतलब यहां तक पहुंचना चाहती है। ये मेरे पास 1.3 मीटर है। ये मेरे पास यहां से लेकर यहां तक, यहां पहुंचना चाहती है वो, खंबे के शिखर से यहां तक पहुंचना चाहती है। नीचे से इसने लंबाई नहीं बताई, ऊपर से बताइए कि ऊपर से वो 5 मीटर तो इस पूरे खंबे की लंबाई है, ऊपर से वो यहां पहुंचना चाहती है। ठीक है, यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो ये मेरे पास सीढ़ी यहां से लगेगी, ये सीढ़ी ऐसी तो लगती है। तो एक तो हमें बताना है कि इस सीढ़ी की लंबाई कितनी है। तो सीढ़ी की लंबाई इसमें क्वेश्चन में डायग्राम में मान रखा है BC, तो हम BC ले लेंगे। यहाँ पे ए बिंदु दे रखा है इसका शिखर पॉइंट, और ये दे रखा है मेरा D पॉइंट। ठीक है, और देखो क्या, एक तो मेरे को बताना है, ये जो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, एक तो मेरे को बताना है BC की लंबाई। ठीक, पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि वह 36 से 60 के कोण से झुकने 60 के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति पर पहुंच जाए। यहाँ पर है जो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु, खंबे का पाद बिंदु ये रहा, खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए? सीढ़ी का पाद बिंदु ये रहा। तो मतलब मेरे को दूसरी चीज बतानी है कि सीढ़ी की लंबाई कितनी है। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? आगे बस कर लो इसको। देखो, अच्छा, जब मैं कोण 60 यूज करूंगा तो 60 के लिए मेरे पास लंबाई कितनी होगी? 5 होगी या 1.3 होगी? ना तो 5 होगी ना 1.3 होगी। यानी कि इस वाले 60 वाले एंगल के लिए जो ये मेरे पास लंब होगा ना, ये केवल यही होगा BD। समझ में आ रहा होगा आपको? क्योंकि ये इसमें यही तो कवर हो रहा है, ये थोड़ी कवर हो रहा है, ये नहीं। तो ये वाली लंबाई मेरे को निकालनी है यहां से लेकर यहां तक की। तो यहां से लेकर यहां तक की हो जाएगी 3.7 मीटर। भाई 5 में से क्या कर दूंगा मैं? 1.3 कम कर दूंगा, तो हो जाएगी 3.7 मीटर हो जाएगी। अब देखो मेरे को क्या याद करना है। सबसे पहले तो मैं ये याद कर लेता हूँ, यहां लगा लेता हूं मैं ट्राइंगल BCD में, ये हो जाएगा tan 60 ट्राइंगल BCD में। ठीक है, ये ले लेता हूँ भाई यूज। tan 60 बराबर क्या हो जाएगा? tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। तो हो जाएगा BD बटा CD। इसका लंब ये हो गया और आधार ये हो गया, तो BD बटा CD। tan 60 का मान अभी हमने पढ़ा था √3। BD का मान है 3.7 बटा CD। तो ये हो जाएगा CD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, CD √3 बराबर 3.7। तो CD बराबर 3.7 बटा √3। वही क्या कर लोगे आप?
ऊपर नीचे √3 से गुणा, ऊपर नीचे √3 से गुणा, CD 3.7 गुणा √3 बटा 3। अब देखो 3 से डिवाइड कर दो इसको, CD बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच जाएगी 3 तिया 9, 3 तिया 9, और √3 का मान यहाँ से रख दो 1.73। जब इन दोनों को गुणा करोगे, कर लेना आप, है ना, इन दोनों को गुणा करोगे तो यह आ जाएगा 2.14 मीटर। ठीक, ये तो हमारे पास किसकी लंबाई आ गई, ये आप लिख लेना। CD है जो किसकी लंबाई आई है भाई, CD पाद बिंदु से, CD के पाद बिंदु मतलब खंबे के पाद बिंदु से CD के पाद बिंदु के मध्य की दूरी 2.14 मीटर होगी। अब हमें बताना है कि CD की लंबाई, ये वाली लंबाई बतानी है CB। तो इसके लिए वही फॉर्मूला, देखो इसमें एक तो ये काम आ जाए और एक मेरे पास ये काम आ जाए। तो ऐसे दो फॉर्मूले याद करो जिसमें कर्ण हो और लंब हो, लंब और कर्ण, ये होता है साइन थीटा में। तो यहाँ पर साइन थीटा वाला फॉर्मूला हो जाएगा साइन 60 बराबर क्या होता है, लंब, साइन 60 ये है तो लंब हो जाएगा BD बटा कर्ण हो जाएगा BC। तो साइन 60 का मान होता है √3 बटा 2 और BD का मान हो जाएगा, BD का मान 3.7 और BC का मान हमें निकालना है, BC क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 BC बराबर 3.7 गुणा 2, BC है भाई, है ना, सॉरी गलती हो गई, BC बराबर, इन दोनों को गुणा कर दो 4 और √3 है ना, तो √3 का भाग लग जाएगा यहाँ, वही BC बराबर 4.7 बटा √3 गुणा कर दो ऊपर नीचे √3 गुणा √3, तो हो जाएगा 7.4 गुणा √3 का मान यहाँ से रख दो अब 1.73 और 3 को 3 से गुणा करोगे तो 3। जब इन दोनों को सोल्व करोगे, इन सब को सोल्व करोगे तो हमारे पास लंबाई आ जाएगी इसकी 4.28 मीटर। नोट कर लो, ये लंबा जब हो गया क्योंकि इस क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा टाइम लग गया, आप इस वाले टाइम को स्किप कर दें, थोड़ा आगे कर दें। बाकी हम कवर करते हैं, हमारे 5 एग्जाम्पल लगे और एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन हैं, वो हम छोटे 40-40 मिनट के 2 वीडियो बनेंगे, 2 या 3 वीडियो बनेंगे, बस 3 वीडियो बनेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर हाँ मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, थैंक यू।